हेलो, वेलकम टू ज़ेन स्टडी। आज के आर्टिकल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कल का इवेंट जो कल शाम में हुआ, जिसमें पीएम ऑफ बांग्लादेश लेफ्ट हर कंट्री एंड मूव टूवर्ड्स इंडिया। नाउ शी इज़ प्लानिंग टू गो टू यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम जाने का उनका रीज़न है कि बिकॉज एक प्रोटेस्ट के कारण, एक मैसिव सिविलियन प्रोटेस्ट जो कि बहुत बड़ा रूप ले लिया, और इवेंचुअली शी हैड टू रिज़ाइन एंड मूव आउट ऑफ द कंट्री। तो इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ते हैं और इस चीज़ से, इस न्यूज़ से हम लोग क्या सीख सकते हैं वो देखते हैं। तो न्यूज़ है, हसीना क्विट्स फ्लीज बांग्लादेश लैंड्स इन इंडिया एज प्रोटेस्ट सर्ज। तो हम लोग जानते हैं कि पिछले एक महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, और पहले ये सिंपल स्टूडेंट प्रोटेस्ट था अगेंस्ट कोटा सिस्टम। अब वो वाइड लेवल सिविल अनरेस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया इन लास्ट कपल ऑफ वीक्स। और आज कल शाम में ये हुआ कि आर्मी अनाउंस्ड दैट द पीएम हैज़ रिजाइंड एंड लेफ्ट द कंट्री। तो हम लोग इस चीज़ से पहले ये देखते हैं कि इस न्यूज़ के साथ एक और न्यूज़ अटैच्ड है कि बांग्लादेश पीएम शेख हसीना लीव्स ढाका आफ्टर आर्मी गिव्स हर 45 मिनट्स अल्टीमेटम टू रिजाइन अमिड प्रोटेस्ट्स। दैट एसेंशियली मीन्स दैट कि सिविल अनरेस्ट को रोकने में आर्मी वॉज कोलूडिंग विद द प्रोटेस्टर्स एंड दे हैड देयर ओन मोटिव टू हैव अ पावर सेंटर फॉर देमसेल्फ। और हम लोग इस चीज़ से ये जानते हैं कि कैसे किसी कंट्री में एक पॉलिटिकल आर्मी वुड रिमूव और असिस्ट टू रिमूव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हमारी आर्मी या हमारे आर्म फोर्सेस एक अपॉलिटिकल फोर्स है जिसको पॉलिटिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है, एंड दे जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स एंड डू नॉट एक्ट ऑन सम नोशन दैट दे आर प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल और द नेशन। तो ये एक इशू रहा है सब कॉन्टिनेंट में कि हमेशा हमारे जो नेबर्स हैं उनमें से कोई ना कोई नेबर्स में आर्मी का कोई ना कोई इंटरफेरेंस डेफिनेटली रहता है, जैसे कल शाम में हुआ। और इससे ये देखते हैं हम लोग कि आर्मी विदाउट हैविंग एनी पॉलिटिकल कैपिटल इन द कंट्री वुड एक्ट इन अ सर्टेन मैनर टू अपीज और टेक साइड्स अमंग्स द पॉलिटिकल पार्टीज सो दैट दे वुड डिसाइड कौन पॉलिटिकल लीडर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता है। तो ये कल की कहानी ये शो करती है कि बांग्लादेश की आर्मी एक पॉलिटिकल फोर्स है, एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग है उसका, और उसका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में कोई रोल हो चाहे नहीं हो, बट पॉलिटिकल लैंडस्केप में उसका डेफिनेटली एक रोल दिखता है। अब हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि क्या पॉलिटिकल आर्मी का ये काम है। आर्मी का सिंपल काम है टू प्रोटेक्ट द नेशन, और जो इंटरनल पॉलिटिकल फैक्शंस होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे वुड डिसाइड द स्टेट ऑफ द नेशन। लोग वोट देते हैं, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, एंड इवेंचुअली कंट्री का एक लीडर होता है दैट रूल्स फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो अपॉलिटिकल आर्मी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि दे आर वेरी इफिशिएंट। हम लोग जानते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में रिसेंटली म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में आर्मी का कुछ ना कुछ लेवल पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहा है। और इन आर्मीज़ को अगर हम एनालाइज करें तो दे आर हाईली इनएफिशिएंट। वो अपने वॉर्स तो लड़ नहीं पाते हैं, बट उनका जो माइट है वो हमेशा इंटरनल स्ट्राइफ को बनाए रखने में या उनका पॉलिटिकल रेलेवेंस या उनका पब्लिक इमेज बनाए रखने में ज़्यादा टाइम जाता है। ऑन द अदर हैंड, इंडियन आर्मी जो कि कंप्लीटली अ पॉलिटिकल आर्मी है, जिसका कोई भी पॉलिटिकल बायस या पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, दे परफॉर्म मच बेटर इन इंटरनली एंड इवन एक्सटर्नली। तो हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा सब कॉन्टिनेंट में ही क्यों होता है। मैंने तीन एग्जाम्पल दिया, उसमें एक और एग्जाम्पल बहुत एप्लीकेबल है, वो है मालदीव्स का। मालदीव्स बहुत सालों के बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाती है कुछ डिकेड्स पहले। उसके पहले प्रेसिडेंशियल रूल रहता था, और उसके पहले कभी ना कभी मिलिट्री कूप डिटा या कुछ ना कुछ होता रहता है जिसमें मिलिट्री का कोई ना कोई रोल डेफिनेटली रहता था। तो ये शो करता है कि हमारा रीजन भी
इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी हमारे नेबरहुड हमसे बहुत डिफरेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री पावर या मिलिट्री रोल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। और इससे हम लोग ये देखते हैं कि अगर आपकी मिलिट्री अपॉलिटिकल हो तो ही आप अपने नेशन को सेव कर पाएंगे या प्रोटेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज कोई भी मिलिट्री पॉलिटिकली एक्टिव होने के बाद उसका मेन काम रह जाता है टू पॉलिटिकल हैव ए पॉलिटिकल बायस और किसी न किसी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना। इससे उनका मेन काम जो होता है टू एड इन द डिफेंस ऑफ द कंट्री, वो उनका नहीं रह पाता है। ये हम लोग सब कॉन्टिनेंट के एग्जाम्पल से देखते हैं। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज अकरिंग इन बांग्लादेश। द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, बाग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, was assassinated by the same Bangladeshi army. Sheikh Hasina is the daughter of that same person, the founder of Bangladesh. She was the prime minister for last 3 terms, that means 15 years. और उनके फादर के असैसिनेशन के बाद भी वहाँ आई और गवर्नेंस मॉडल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम किया, बट स्टिल शी कुड नॉट गेट द पॉलिटिकल बैकिंग ऑफ द आर्मी। या फिर ये कह सकते हैं कि जब तक सब चीज़ ठीक थी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बांग्लादेश में हो रहा था, आर्मी को कोई इंटरेस्ट नहीं था टू टॉपल हर गवर्नमेंट। बट इकोनॉमिक क्राइसिस आने के बाद, जो कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश में हो रहा है आफ्टर पोस्ट कोविड, आर्मी took this as an opportunity to make itself more relevant in the Bangladeshi politics. अब हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे बात करेंगे जो रिसेंटली एक जजमेंट से आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया था दैट वुड एंटेल मॉनेटरी बेनिफिट्स टू अ क्लास ऑफ सिटीजन, स्पेशली विमेन between a certain age for a monetary sum to be transferred to them each month. तो इस पे एक PI लाया था कि दिस इज अ फ्रीबी एंड इट वुड माउंट टू ब्राइबिंग द वोटर्स। तो हाई कोर्ट ने इस पे सिंपल ये कहा कि दिस स्कीम इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी और उसमें एग्जीक्यूटिव का ही रोल होता है एंड इट इज बियॉन्ड जुडिशियल परव्यू। दैट एसेंशियली मीन्स इज कि कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है उसमें जुडिशरी कोई इवैल्यूएशन नहीं करेगी until unless they gave a caveat कि until unless there is a violation of fundamental right। अगर कोई गवर्नमेंट का ऐसा पॉलिसी या ऐसा एक्शन जो फंडामेंटल राइट्स को हार्म कर रहा है या उसको इम्पीड कर रहा है, तब तक कोई भी कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी या उसको सही या गलत नहीं ठहराएगी, बिकॉज पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द सोल ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए कि रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था इन दिल्ली जिसपे एक स्टर्न व्यू लिया है ऑनरेबल गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। उस केस में क्या है और उससे हम लोग एज एन एस्पिरेंट क्या सीखते हैं कि कैसे एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए और कैसे वो सिमिलर है सिविलियन नॉर्म से, थोड़ा स्ट्रिंजेंट है। तो न्यूज़ है अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन ऑफिसर इन्वॉल्व्ड इन हिट एंड रन केस रिकमेंड्स एक्शन। तो स्टोरी सिंपल है कि किसी दिल्ली में एक जगह पे एक एक्सीडेंट हुआ था एंड इट कुड बी सेड अ हिट एंड रन केस। तो जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए वो होता है सर्विस रूल्स। वो सर्विस रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं बट इट इज़ स्लाइट बेटर दैन डिसेंट सिविलियन नॉर्म्स। जैसे कि हम लोग आम दिन में किसी इंडिविजुअल को थोड़ा कर्स वर्ड यूज़ करते हैं या स्ट्रिक्ट वर्ड्स में बात करते हैं, इवन दैट इज़ नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल्स। ऐसा कोई भी एक्शन दैट वुड माउंट टू डिमीनिंग ऑफ द सर्विसेज या उनका प्रेस्टीज को लो करता है, दैट वुड माउंट टू अनबिकमिंग ऑफ ऑफिसर। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो है वो स्ट्रिक्टली डिफाइंड है उस सिविल सर्विसेज रूल्स में और उसी के बेसिस पे ही आपका कोई एक्शन जज किया जाएगा।
अगर कोई ऐसा कोई एक्शन लिया गया है किसी ऑफिसर के द्वारा, जैसे यहाँ पे हिट एंड रन केस, रैश ड्राइविंग, या फिर लिटरिंग या पब्लिक प्लेस को गंदा करना, या ऐसा भी कोई एक्शन जो कि सिविलियन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है या उससे डिमीन करता है उस सर्विस को या उस एक्शन को, और ओवरऑल सर्विसमैन को एक बैड लाइट में रखेगा, उस एक्शन पे रिकमेंडेशन मिलता है कि there should be investigation to it and appropriate action would be taken against the officer. That would mount that he could be suspended or given a show cause notice कि आपको आपके अगेंस्ट इसके लिए एक्शन क्यों ना लिया जाए। और 1 साल के बाद जब परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होता है तो उसमें एक रेड मार्क आ जाएगा। दैट वुड एसेंशियली मीन्स कि आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स वो रेड मार्क उनके सर्विस रिकॉर्ड में रहेगा एंड ही वोंट गेट ड्यू रिकॉग्निशन बिकॉज ऐसा एक्शन लिया गया था दैट वुड माउंट टू अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। अब हम लोग आते हैं आज के एडिटोरियल पे, और ऑब्वियसली आज का एडिटोरियल बांग्लादेश के इवेंट से को डिटेल में बताता है और उसके लिए इंडिया का क्या रिपरकशन या क्या ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं वो बताता है। तो हेडलाइन है एक्सप्रेस व्यू द फॉल ऑफ शेख हसीना। तो इस पूरी वीडियो को हम लोग वीकेंड में पूरे अच्छे से डील करेंगे कि कैसे ये चीज़ें फ्रॉम पास्ट 15-20 ईयर्स डेवलप हुई और आज जाके इसका जो आउटकम देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 1 महीने का प्रोटेस्ट है। इट वेंट ऑन, इसके जो रीजन्स है, इट वेंट ऑन फॉर बियॉन्ड अ डेकेड। तो शेख हसीना रिसेंटली वॉन द 3rd टर्म इन द इलेक्शंस, और ये इलेक्शन बहुत सारे मेजॉरिटी अपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट किया था। तो ऐसा कहते हैं कि जो रूलिंग क्लास है वो अपने सिटीजन से बहुत दूर हो गया था, बिकॉज लोगों को अब नया तरीका या अपने ओपिनियन जो उनके ऑपोजिशन है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट वो वॉइस करने का चांस नहीं मिल रहा था, बिकॉज इलेक्शंस में बहुत लोग या मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। और ये एलिगेशन लगाया जाता है उनके अगेंस्ट कि कोई भी डिसेंट होता है अगेंस्ट शेख हसीना वॉज सप्रेस्ड बाय ऑल मीन्स, मे बी कोर्ट केस हो जाता है या देयर इज पुलिस केस, कोई इन्वेस्टिगेशन होता है। बहुत सारे नोबल लॉरिएट्स जो कि ग्रामीण बैंक के आइडिया के प्रोजिनेटर थे, ही इज लिविंग इन एग्जाइल। तो ऐसे एग्जाम्पल्स दिखते हैं जिससे आप ये डिराइव कर सकते हैं कि शी रूल्ड विथ एन आयरन फिस्ट। और कोई जनता अगर कोई एक्शन या कोई मोबिलाइजेशन करती थी तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता था और उस पर क्रैकडाउन होता था। और इसके बाद ये तो हो गया सिर्फ पॉलिटिकल एंगल टुवर्ड्स द रीसेंट इवेंट, बट इस पर इकोनॉमिक एंगल भी है। कोविड के बाद सारे डेवलपिंग वर्ल्ड का जो फाइनेंसेस है या पूरा मॉनेटरी सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रेस्ड है। तो बांग्लादेश जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, उसमें भी क्रैक्स या उसमें भी रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गया। और इससे इम्पैक्ट ये हुआ कि जो इनकम राइज था अब वो उस तरह से बढ़ नहीं रहा था, और बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है बांग्लादेश की इकोनॉमी, बिकॉज ओनली फ्यू सेक्टर्स ऑपरेट इन बांग्लादेश और उनका उस पर एडवांटेज है। और रिसेंटली स्टूडेंट एजिटेशन भी हुआ था पास्ट 1 मंथ एंड प्रायर टू दैट, कि उनका स्पेसिफिक डिमांड था। और स्टूडेंट एजिटेशन इस इकोनॉमिक इशू से लिंक्ड है, बिकॉज स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वही इकोनॉमी में सबसे पहले पार्टिसिपेंट होते हैं और सबसे नए इंटरेंट होते हैं जो सबसे पहले पार्टिसिपेट करेंगे इन द इकोनॉमिक प्रोसेस। तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, दे वुड प्रेजेंट द रेजेंटमेंट अगेंस्ट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो ये है पूरा इशू रिगार्डिंग शेख हसीना's डिपार्चर फ्रॉम बांग्लादेश, फ्लीइंग हर कंट्री, कमिंग टू इंडिया। अब उसमें चैलेंज ये है इंडिया के लिए, जो राइटर हाईलाइट कर रहे हैं, कि 2015 के बाद देयर वाज अ न्यू विगर टू डेवलप बांग्लादेश इंडिया रिलेशनशिप और डेवलप इनटू अ पार्टनरशिप। और बहुत सारे स्कीम नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी का हो, या फिर बांग्लादेश को एनर्जी सप्लाई करने का हो, या फिर ऐसे स्कीम जिससे कनेक्टिविटी बढ़े,
या फिर ऐसे स्कीम जिसमें दो सेक्टर्स इंडिया और बांग्लादेश के इंटीग्रेट हो। तो हर लेवल पे कोशिश किया जा रहा था कि ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी तो है, उसको हम इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी को स्टेबलाइज करने के लिए रेलवे स्पोर्ट्स में डेवलप किया जाए और इवेंचुअली उसके लिए पॉलिटिकल क्लास का लिंक हो बिटवीन टू पॉलिटिकल हेड्स ऑफ द कंट्री। तो इंडिया का बहुत सारा सपोर्ट था फॉर पास्ट डेकेड। तो ये रिपरकशन किसी फॉर्म में इंडिया पे भारी ना पड़ जाए, यही हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडिया शुड डिसोशिएट हर रिलेशन विद शेख हसीना फॉर द टाइम बिंग, और जो इकोनॉमिक इम्पेरेटिव है या लिंकेजेस है उस पर हम लोगों को आगे काम करना चाहिए विद द न्यू गवर्नमेंट, जो भी नए प्राइम मिनिस्टर या नया रूलिंग एलीट होगा बांग्लादेश का। अब आज का सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल और सबसे इनलाइटिंग एडिटोरियल है, वो है फूड सिक्योरिटी पे। ये लिखा है अशोक गुलाटी सर ने। इनका एडिटोरियल आप जरूर पढ़ें। ही हैज़ ग्रेट थॉट अबाउट एग्रीकल्चर और ही कैन बी एट्रीब्यूटेड एज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। तो इनका आज का पूरा जो एजेंडा है एडिटोरियल का, वो है इंडिया अफ्रीका एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। तो वो कुछ फीचर्स बताते हैं और ये बताते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर फीचर्स क्या है इंडिया और अफ्रीका में। तो ही गोज ऑन टू से कि एग्रीकल्चर को अगर हम लोग बेहतर करें इन दीज टू रीजन्स तो वी विल अटेन फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी सभी तरह के ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस है, उसी पे ही सारी चीज़ें बिल्ड होंगी। तो पहला फीचर है कि देयर इज़ लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। व्हाट ही मीन्स इज कि अभी भी if we relate or compare to the amount of food grains required for the whole population of India or Africa, still the investment in agriculture sector is low. फिर ये बताते हैं कि अभी भी एग्रीकल्चर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही लिमिटेड है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है इन दोनों रीजन में। फिर ये बताते हैं कि अभी भी जो रिसोर्स एलोकेशन है टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर R&D वो कम है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। दैट वुड ट्रांसलेट इनटू फूड सिक्योरिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है इसका, कि जो हाई डेट सर्विस रेशियो, दैट एसेंशियली मीन्स इज कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, और कैपिटल ऑब्वियसली लोन्स के फॉर्म में होता है या ग्रांट्स के फॉर्म में होता है, तो आप जब उस लोन को लेते हैं और कुछ चीज़ डेवलप करते हैं तो आप उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट लेके आएंगे या उससे इनकम अर्न करेंगे। वो इनकम क्या वो लोन को सफाइस करेगा? क्या जो डेट है, जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है आपको, आप उसको भर पाएंगे, उसके बाद ही प्रॉफिट बनेगा? तो ऐसा नहीं देखा गया है इन दोनों रीजन में। तो ही गोज ऑन टू से कि इन सब को ये चारों फीचर्स है इंडिया और अफ्रीका के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, और अगर इन चीज़ों को हम लोग रिजॉल्व कर लिए तो वी विल अटेन फूड सिक्योरिटी। तो पहला है, अगर लो इन्वेस्टमेंट है तो लो इन्वेस्टमेंट किस किस फॉर्म में है? क्या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का ज़रूरत है? क्या नए टेक्नोलॉजी लाने का ज़रूरत है? क्या इरिगेशन का तरीका बदलने का ज़रूरत है? या इरिगेशन में कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है? या फूड स्टोरेज में कोई चेंजेस लाना है? या ओवरऑल जितना भी फार्म टू प्लेट के जितने भी नोड्स है उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है क्या? क्योंकि इसको हम लोग एग्रीकल्चर के फॉर्म में ही देखना चाहिए। जैसे कि अगर हम फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें तो फर्टिलाइज़र अपने में एक सेक्टर है, बट फर्टिलाइज़र ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। तो अगर एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र सेक्टर को भी ध्यान दें हम, तो हम लोगों का पूरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा एक स्पेसिफिक नोड पे फोकस करने से। तो इससे बेनिफिट होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और दूसरा है कि एग्रीकल्चर R&D अभी भी बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर R&D में। अगर हम लोग उस पर फोकस करें तो वी वुड गेट बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि पैसा खर्च हो रहा है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मे बी सीड, मे बी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। तो एग्रीटेक में इन्वेस्ट करने से जो उसका आउटकम है, जो उसका इन्वेस्टमेंट का आउटकम निकलता है फूड प्रोड्यूस के फॉर्म में या टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हम लोग आते हैं रिसोर्स एलोकेशन। जैसे मैंने बताया कि पूरे सारे नोड्स पे फोकस करना चाहिए, कहाँ का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है टू इम्प्रूव द
प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। अब हाई डेट टू सर्विस रेशियो में भी यही है कि अगर आप सिर्फ पैसा इंडिविजुअली किसी फार्मर को देंगे या सारे सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे, जो भी नोड्स है, मे बी स्टोरेज, मे बी इरिगेशन, मे बी हाई यील्डी वैरायटी ऑफ सीड्स, मे बी लैंड डेवलपमेंट, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इरिगेशन सिस्टम में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो लगेगा बट वो ज़्यादा अच्छा चैनलाइज होगा। तो प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ जाएगी तो जो इन्वेस्टमेंट का आउटकम मिलेगा इट विल बी एबल टू सफाइस इटसेल्फ, कि जितना इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं या लोन लेके या कैसे भी, उस इंटरेस्ट को आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ही सफाइस कर पाएंगे। दैट एसेंशियली व्हाट ही मीन्स। और ये तीनों चारों चीज इतनी ज़्यादा लिंक्ड है बिकॉज अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इन R&D इट वुड इंटेल हायर प्रोडक्टिविटी। इफ़ यू इंटेल बेटर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीगेशन, आपको अपने ही रिसोर्स यूज़ करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी, तो आपका कॉस्ट कम होगा लॉन्ग टर्म में और उसका बेनिफिट आउटकम बहुत है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन दो रीजन में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीजन लो और मिडिल इनकम रीजन है। तो एग्रीकल्चर सबसे मेन स्टे है पॉपुलेशन का, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ता है तो इट वुड मीन दैट इनकम ऑफ फार्मर्स वुड इंक्रीज, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगा या स्ट्रेंथन होगा। फूड सिक्योरिटी बढ़ने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि माल न्यूट्रिशन का जो इशू है चिल्ड्रन में वो कम होगा, पोवर्टी हंगर को भी आप एड्रेस कर पाएंगे। और जो ह्यूमन कैपिटल है, ये तीनों सिर्फ फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने से इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, और इवेंचुअली जो हम लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको भी वो एड कर पाएगा। और कुछ रिकमेंडेशन है उनके कि हम लोगों को ये टेक्नोलॉजी के रिलेशन आपस में तो करना ही है, बट इंडिविजुअली या कोलैबोरेटिवली हम लोगों को एडवांस इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर टेक बना रहे हैं या बना चुके हैं, दे हैव बेटर नो हाउ ऑफ सम चैलेंजेस जो हम लोग मे भी अभी फेस कर रहे हैं, उसमें भी वो एड कर पाएंगे। तो ही एंटेल्स की वेस्टर्न डेवलप्ड नेशंस में भी हम लोगों को कोलैबोरेट करना चाहिए टू हैव अ बेटर नो हाउ अबाउट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। नाउ ही गोज ऑन टू कॉशन फ्यू थिंग्स कि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर इन दो रीजन में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो देयर इज अ ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट, पोस्ट कोविड यूक्रेन वॉर हो जाता है, कोविड खुद, तो इन सब इश्यूज के चलते एग्रीकल्चर सेक्टर एज अ होल इज समवॉट स्ट्रेस्ड। फर्टिलाइजर स्ट्रेस हमने देखा, और इन्वेस्टमेंट इनटू एग्रीकल्चर और कम हो जाएगा बिकॉज जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है उनके गवर्नमेंट थोड़ी वीक है फिनेंसेस में, तो दे वोंट बी एबल टू स्पेंड मनी। एंड ही गोज ऑन टू से कि एग्रीकल्चर इन्वेस्ट करना इज फार मोर बेटर दैन स्पेंडिंग ऑन सोशल आउटकम्स या सोशल बेनिफिट्स। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका पॉपुलेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एम्पावर हो जाएगा तो प्रोड्यूस फॉर इटसेल्फ। अब नेक्स्ट चैलेंज वो बताते हैं, वो क्लाइमेट क्राइसिस का है। क्लाइमेट क्राइसिस वुड मीन दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और लैंड प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर कम होगा, और बहुत सारे क्लाइमेटिक इश्यूज भी आ सकते हैं, मे बी पेस्ट अटैक, मे बी सम क्लाइमेटिक वेदर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जिससे हार्वेस्ट कम होगा या प्रोडक्टिविटी भी कम होगा। और पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो डिमांड फॉर दीज गुड वुड रिड्यूस, और कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, और वही साइकिल चलता रहेगा माल न्यूट्रिशन का, अंडर प्रोडक्टिविटी का, एंड द साइकिल विल go on. These would drag down the efforts for zero hunger by 2030. That essentially means कि अगर इन सब चीज़ों पे हम लोग फोकस कर ले तो we will attain that zero hunger target in lesser time. But अगर इन सब चीज़ों का एड्रेस नहीं किया गया, ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट क्राइसिस, इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो ये जीरो हंगर का जो एजेंडा है वो 2030 तक पूरा नहीं हो पाएगा। अब एक स्टैट उन्होंने दिया कि FAO states that 21 billion is required to end global hunger by 2040. That essentially means is कि अभी से अगर हम लोग 15 साल भी ले लें तो 15 साल में $21 billion लगेंगे to achieve low. That means this sector requires huge amount of investment to attain food security और माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना या चाइल्ड हेल्थ को एड्रेस करना।
सो कमिंग टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, यहाँ पे दो न्यूज़ है. पहला स्टेटमेंट है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का, वो गोज ऑन टू से should study if welfare scheme are discouraging youth from seeking jobs. और उसी के नीचे एक और न्यूज़ था कि up to 85% employed youth in rural areas are seeking to change job. तो अगर हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आर टारगेटेड टूवर्ड्स रूरल पॉपुलेस. तो अगर रूरल पॉपुलेस में यूथ अगर अनइंटरेस्टेड है या डिसइंटरेस्टेड है जॉब सीख करने में, तो ये स्टेटमेंट या ये न्यूज़ लेजिबल नहीं होता या एप्लीकेबल नहीं. दैट एसेंशियली मीन्स कि यूथ सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट उठा के खुद को एम्पावर कर रहे हैं, ना कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट पे ही अपना जीवन चला रहे हैं. और नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमी का कि एनपीएज ऑन मुद्रा हैव कम डाउन इन 2023-2024. तो एक स्टार्ट है कि अब इट इज अंडर 3%. ये न्यूज़ से हम लोगों को ये पता चलता है कि जो मुद्रा लोन जो दिया गया था स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, स्मॉल बिजनेसेस को, दे आर परफॉर्मिंग रिलेटिवली वेल. जितने एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर दे आर परफॉर्मिंग. और दैट मीन्स दैट दे आर मेकिंग प्रॉफिट, दे आर जनरेटिंग सम इनकम प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तभी तो वो पैसा रिटर्न कर रहे हैं. और इससे हम लोगों को एक सोशल क्लास के बारे में ये भी पता चलता है कि जो मिडिल क्लास है और उससे जो लोअर क्लास है, दे आर मच मोर प्रूडेंट इन बिजनेस, इन स्मॉल बिजनेस, बिकॉज उनका स्पेकुलेटिव बिजनेस में कोई एजेंडा नहीं रहता है. उनको लगता है कि ये छोटा सा बिजनेस को एफिशिएंट बनाया जाए, प्रॉफिट कमाया जाए एंड बी एम्पावर्ड एंड टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज. तो मिडिल क्लास कैपिटल के मामले में, क्योंकि कैपिटल का क्रंच बहुत ज़्यादा रहता है, तो दे आर प्रूडेंट when it comes to spending money, or same applies to when investing amount of money in their own enterprise. तो हम लोग इस चीज़ से ये चीज़ सीखे हैं कि when it comes to NPA, जो बड़े बिजनेसेस थे जो देश छोड़ के भाग गए हैं, या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट्स जो कि NPA बहुत दिन तक बनाए रखे थे, या बिजनेस इन्वायरमेंट उतना फेवरेबल नहीं था दैट वुड जनरेट प्रॉफिट, दैट एसेंशियली मीन्स कि उनका स्पेकुलेटिव बिजनेस पे ज़्यादा फोकस होता था. तो स्पेकुलेटिव बिजनेस करने के बाद दे वुड नॉट अर्न अ स्पेसिफिक अमाउंट सो दैट दे कुड रिटर्न द लोन अमाउंट. तो इससे क्या होता था कि जो एंटरप्राइज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है स्पेकुलेट करके कि ये हमें रिटर्न देगा, उसमें उनको बेनिफिट नहीं होता था, प्रॉफिट नहीं होता था, एंड वो पैसा बैंक को लौटा नहीं पाते थे. तो मिडिल क्लास इस चीज़ में, स्पेकुलेटिव बिजनेस में बिलीव नहीं करती है या नहीं देखती है. इसी कारण ये वो लोन्स लौटाए जा पा रहे हैं. सो दैट वुड एंड द टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.